सबसे पहले कतरीसराय प्रखंड के जितने हमारे यहाँ सब सम्मानित लोग आए हुए हैं उनको गिरजा धाम में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। देखिए, कतरीसराय से तो मेरा बहुत पुराना संबंध रहा है। मैंने एक बार नहीं कई बार बताया कि मैं जब पढ़ता था हाई स्कूल में हुसैनपुर में, तो हमारे जो स्कूल के हेडमास्टर साहब थे वो आप ही के क्षेत्र के बिलारी के रहने वाले थे। और उस जमाने में 1970 में उनके पिताजी की मृत्यु हुई थी। तो मैं बता रहा हूँ कि हम लोग हुसैनपुर कहाँ है आप जानते हैं। यहाँ से हम लोग बिहार शरीफ गए, बिहार शरीफ से पावापुरी गए, पावापुरी से पैदल गए, तो सवेरे निकले हम लोग, रात में पहुँचे बिलारी। समय क्योंकि जो नदियाँ जो थी ना, तो उस गांव से चूँकि मेरा संबंध, तो आसपास के जितने गांव थे उनका नाम भी हम जानते थे, चूँकि जाते रहते थे तो लोगों से भेंट होती रहती थी। और अभी नीतीश जी जो बोल रहे थे, देखिए बिहार के किसान अगर कोई रिकॉर्ड बनाए तो दुनिया के लोगों को विश्वास नहीं होता है। जान लीजिए, उनको लगता है कि रिकॉर्ड बनाएगा तो पंजाब का किसान बनाएगा, हरियाणा का किसान बनाएगा, पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान बनाएगा, आंध्र प्रदेश का किसान बनाएगा, बिहार का किसान कैसे बनाएगा। तो जब इन्होंने रिकॉर्ड बनाया और पूरी दुनिया में जब ये फ्लैश हुआ, तो सबसे ज़्यादा कष्ट जानते किसको हुआ? सबसे ज़्यादा कष्ट हुआ चीन वालों को। चीन को लगा कि अच्छा भाई हमारा रिकॉर्ड सब दिन आगे रहा है, आई कहाँ से जो है भारत में बिहार के एक गांव से एक किसान ने एक रिकॉर्ड बनाया, उसको विश्वास नहीं हुआ। हम चूंकि उस समय राज्यसभा में थे, हमारे साथी आप जानते केसी त्यागी साहब थे, तो केसी त्यागी साहब का भी आप देखते होंगे लेख हमेशा किसानों पर निकलते रहते। तो हमसे सबसे पूछे कि रामचंद्र बाबू, और ये नीतीश बिहार के ही है ना? हम कि आपके नीतीश जी नहीं, वो हमारे जिला के नीतीश जी हैं। तो हमसे क्या बोले, अरे आप तो गजब करते हैं, नीतीश बाबू आपके जिला के नहीं हैं। हम कि नीतीश बाबू का पैतृक आवास जरूर हमारे जिला में, लेकिन वो पैदा नहीं है बख्तियारपुर, लेकिन जो नीतीश कुमार जी रिकॉर्ड बनाए वो हमारे जिला के। तो त्यागी जी ने इस बात को बड़ी मजबूती से रखा। और ये देखिए, बिहार की चर्चा, वो भी बिहार के किसान की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हुआ, लेकिन उसके बाद कोई चर्चा है यहीं पर? देखिए यहीं पर आइए, चर्चा है नहीं है। काहे नहीं है? क्योंकि आपको लगा सिस्टम में लोगों को कि पूरा का पूरा श्रेय किसको मिल रहा है, तो किसान को मिल रहा है। नीतीश जी मुख्यमंत्री को नहीं मिल रहा है, नीतीश जी किसान को मिल रहा है। ये लोगों को जल्दी बर्दाश्त नहीं होता। और देखिए, आप सब लोग यहाँ हैं, जब कहीं आप पहुँचते हैं 5वीं मंजिल पर, तो आपका प्रयास क्या होना चाहिए? हम आगे 6ठी मंजिल पर पहुँचे, फिर 7वीं मंजिल पर पहुँचे, कि 5वीं मंजिल पर जाके भूल जाए। भाई ये बिहार के किसान ने रिकॉर्ड बनाया, दुनिया में हाईलाइट हुआ, तो इस प्रकार की व्यवस्था बिहार में और होनी चाहिए थी कि प्रतिवर्ष बिहार के किसान और भी इस प्रकार के काम फसल के विभिन्न क्षेत्रों में करें, और जिससे कि न सिर्फ उत्पादन बढ़े बल्कि बिहार का नाम रोशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप जरा इस बात को समझिए। ये जितना आप देखते होंगे, मैं इस पर बोलता बहुत, लेकिन समय कम है। अब आप देखते हैं कि जब होता है कि जन सुराज जब सरकार में आई जाएगी, तो एक बार देखते हैं कि 5 काम तुरंत हो जाएगा। उसमें किसान वाला कौन काम है बताइए जरा? हाँ,
ये देखिए, इस पर मैंने राज्यसभा में एक बार नहीं 5-5 बार बोला था, और संयोग से हमारे बगल में सीट रहता था शरद पवार जी का, आप जानते हैं किसान के बड़े भारी नेता रहे। शरद पवार जी कहते थे हमसे कि आरसीपी जी आप ही बोल सकते हो, इसको भाई कोई हिम्मत नहीं करता है। देखिए है क्या, जो समझिए, इसको समझना है। सब लोग खेती जानते हैं, किसान हैं, हम भी बचपन में यहीं से गांव में पैदा हुए, और आज आप लोग जहां भोजन करिएगा हमारे घर में, उसी घर में हम पैदा भी हुए। तो ये हम यहां खेती को देखें तो आप जरा समझिए कि जो मनरेगा कार्यक्रम है, हमारे बहुत सारे मुखिया जी हैं, एक्स मुखिया हैं, सब गांव में रहते हैं। भाई आज क्या समस्या हो गई है, मनरेगा ऐसा कार्यक्रम बना था जिसका लक्ष्य क्या है कि जब भाई लोगों को जिनके पास कोई रोजगार, उनको रोजगार मिले, नहीं ना है। और हो क्या गया, पूरा का पूरा कागज में जो कहते हैं फर्जी मास्टर रोल का धंधा हो गया। और सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ, सरकार का जो हुआ वो तो हुआ ही, छोड़िए उसको, सबसे बड़ा नुकसान हुआ जनप्रतिनिधियों। देखिए पहले मनरेगा नहीं था, इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं थे। हमारे मुखिया जी थे, हमारे पंचायत के राम प्रसाद बाबू थे, 6 फीट 3 इंच लंबा। उनको देखते थे तो लोग दूर से ही प्रणाम करते थे। मुखिया जी का एक सम्मान, एक प्रतिष्ठा, कोई मुखिया नहीं कहता था, सब मुखिया जी। समझिए इस बात को, एक प्रतिष्ठा का पद। और आज आपने क्या कर दिया, इसमें मुखिया जी की कोई गलती नहीं। इस बात को मैंने राज्यसभा में कहा था कि भाई फर्जी मस्ट रोल क्यों बनाए, आप दिन भर मिट्टी का काम कराने कहते हो, 10 फीट 10 फीट 1 फीट खोदते रहो, कितना खोदेगा भाई। आप देखिए गांव में किसान लोग खेती क्यों छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं, उनको लगता है कि इसमें मुनाफा क्यों नहीं है, ज्यादा से ज्यादा उनका पैसा किसमें लग जाता है, मजदूरी। बताइए मनरेगा का पूरा बजट काहे के लिए है, मजदूरी के लिए। और आपका किसान जो वहां खेती कर रहा है, जो अन्न का उत्पादन कर रहा है, सब्जी का उत्पादन कर रहा है, दूध का उत्पादन कर रहा है, उसी से आप आत्मनिर्भर हुए हैं। तो भाई ये जो पैसा आप दे रहे हैं, तो जो किसान को मजदूरी में लगता है उसका मानक बना लीजिए कि 1 एकड़ धान की फसल कम से, जब पहली जुताई करते हैं, फिर आप बिचड़ा लगाते हैं, बिचड़ा उखाड़ते हैं, रोपाई करते हैं, निकौनी करते हैं, बीच बीच में खाद डालते हैं, स्प्रे करते हैं, उसकी कटाई करते हैं, कटाई के बाद उसकी थ्रेसिंग करते हैं, थ्रेसिंग करने के बाद उसको बोरा में पैक करते हैं। इसमें जितना भी लेबर इन्वॉल्व है, सब जगह लेबर है ना। मुझे ये जान के अच्छा भी लगा और हंसी भी आई कि गांव में पूछे कि बोरा जो सीता है ना, वो भी 2 रुपया लेता है बोरा सीने का, पहले ही नहीं था। देखिए वहां भी है मजदूरी, सही बात है। अगर 100 बोरा सिया तो 200 रुपया हो गया कि नहीं उसका। तो मैंने जो प्रस्ताव रखा सरकार के सामने कि भाई ये जो मनरेगा का लेबर कंपोनेंट है, इसको टाई अप कर दीजिए हमारे किसानों से। जितनी हमारी प्रति एकड़ में धान में लगता है उनके खाते में ट्रांसफर करिए, डायरेक्ट ट्रांसफर करिए। जितना उनके गेहूं में लगता है डायरेक्ट उनमें ट्रांसफर करिए, जितना उनके आलू में लगता है डायरेक्ट ट्रांसफर करिए, जितने भी इस तरह क्रॉप्स हैं। तो उससे होगा क्या, हमारे किसान का जो लगता है कि भाई जितनी मजदूरी करते उतना उनको फायदा नहीं होता है, उसकी बचत हो जाएगी और फर्जी मास्टर रोल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो माननीय मुखिया जी हैं उनका सम्मान बढ़ेगा। भाई आज आप बता दीजिए क्या होता है,
अगर किसी को पता चल जाए, खास के अभी सरकार में, कि भाई गिरजा धाम में बैठक थी और 2 को मुखिया जी पहुंच गए, इन लोगों का कोई काम नहीं है, सबसे पहले कहेगा मुखिया जी पर FIR करो। ये पहले कभी नहीं होता था, ये पहले कभी नहीं होता था। बताइए, मुखिया भी जनप्रतिनिधि, और वो जनप्रतिनिधि लोकतंत्र की जो सबसे अंतिम कड़ी है, पंचायत, उसके हेड हैं। मैंने प्रधानमंत्री जी को सामने कहा था राज्यसभा कि आप तो प्रधानमंत्री हैं, आप तो सबसे ऊपर हैं, लेकिन सबसे अंतिम कड़ी, हमने कहा मैं नीचे कभी नहीं बोलता हूँ, सबसे अंतिम कड़ी जो लोकतंत्र का है वो है पंचायत, और उस पर रोज FIR काहे के लिए? तो ज्यादातर इसी का, किसी पर कार्रवाई करवाना है, भेज दी जांच करने के लिए, 15 बिंदु लिखिएगा, 10 तो निकल ही जाएगा। और ये देखिए, ये अच्छी चीज नहीं है। एक इंसान को आप जब FIR दर्ज में नाम डालते हैं तो जनता क्या समझती है कि भाई तो अपराधी हो गए। एक सम्मानित व्यक्ति जनता के द्वारा एक पद पर चुना जाता है, और आपका जिस प्रकार का तंत्र है उसको अगर अच्छा नहीं लगा तो उस पर FIR करके क्या कहते हैं कि अपराधी है। ये होना चाहिए क्या, बताइए? तो देखिए, सबसे पहला क्या है कि आपकी सरकार जब बनेगी जनसुराज की, कि जो लेबर कंपोनेंट है हमारा मनरेगा में, और जो हमारे किसान की मजदूरी से जाती है फसलों के उत्पादन में, तो वो मनरेगा के पैसा से भुगतान होगा। सबका फायदा ही फायदा है, किसान को भी फायदा, मजदूर को भी फायदा, सरकार को भी फायदा, और थाने को भी फायदा कि उतना FIR बच जाएगा। FIR सिर्फ होता है, बता दें आपको, उसके आगे कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि जांच करने के लिए जितना अकल चाहिए उतना लोगों को है ही। तो ये एक समझिए। दूसरी चीज क्या है कि भाई आज आप फसल में देखिए, क्यों हम सिर्फ धान गेहूं पर रहे, आज तरह तरह की फसलों का हो रहा है। आप आलू का ही ले लीजिए, आलू में भी इतना बढ़िया काम किया आप लोगों ने, हमारा नालंदा में ही। तो हम लोग तो सिर्फ आलू उपजाते हैं, अब बाजार में बेच देते हैं। बचपन में हम देखते थे, हमारे गांव में भी 2 आलू होता था, और यही ट्रक से सीधे कलकत्ता लोग चला जाता था। हम लोग कच्चा आलू बेच देते। लेकिन आप जरा समझिए, बच्चा लोग, आपके घर के बच्चा लोग आजकल क्या खाता है? कुरकुरे। क्या है? आलू का ही है। फ्रेंच फ्राई क्या है? आलू का ही है। तो भाई जब आलू का इतना चीज बनता है तो ये कतरी सराय में नहीं बनेगा क्या? इसके लिए तो जाना पड़ेगा मेरठ। तो देखिए, अपने क्या है कि भाई जितने भी हमारे उत्पाद हैं खाद्य के, उनके आधारित उद्योग लगना जरूरी है। फायदा किसको होगा? आपको भी फायदा होगा, और जो उद्योग लगाएगा उसको भी फायदा होगा। भाई उसी वारसलीगंज में पहले चीनी मिल था ना, अब देखिए हम अगर रहते तो चीनी मिल की जगह सीमेंट नहीं लगा। मैं बता दूं, सीमेंट तो कहीं लग सकता है, सीमेंट से किसानों को डायरेक्ट फायदा है क्या? बताइए। अरे जब आपको खरीदना है तो खरीदिएगा मकान बनाने के लिए ना। लेकिन वही अगर कोई भी खाद्यान्न आधारित उद्योग मिलता लगता तो हमारे किसानों को लाभ होता। आलू का चिप्स बनता, प्याज का पाउडर बनता, बहुत सारे संभावनाएं हैं। तो उद्योग को भी फायदा होता है और हमारे किसान को भी मिलता। तो सोच क्या होनी चाहिए कि भाई ऐसे उद्योग लगाने चाहिए जिससे हमारे किसानों को भी फायदा हो, तभी तो उनकी आमदनी बढ़ेगी ना। और एक बात और बता दें, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए, हर एक का समय होता है, चक्र होता है ना, घूमता रहता है
अन्यथा हम किसी को नहीं कहते हैं, लेकिन बिहार का ये गौरवशाली इतिहास रहा है। दुनिया पर हम लोग शासन किसी से किए, बंदूक से नहीं किए। ज्ञान, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ था? तेल्हारा विश्वविद्यालय कहाँ था? उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ था? आपके नालंदा में एक नहीं, दो नहीं, तीन अंतरराष्ट्रीय विद्यालय। साधारण था क्या? पढ़ने के लिए वो कहाँ से आते थे? विदेश से आते थे। और आज अपना बेटा को अगर पास कराना है मैट्रिक, तो कोचिंग में भेजते हैं बिहार से। नहीं बनाना है डॉक्टर तो कोचिंग में भेजते हैं। कहाँ? कोटा। पढ़ाता कौन है कोटा में? वो भी बिहार का ही लोग छात्र हैं। नीतीश बाबू के साथ में था, इस बात पर मेरा बड़ा उनसे हुआ था और इस पर वो सहमत थे। हमने कहा सुनिए, यहाँ कोचिंग की ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि हमारे बच्चे बाहर नहीं जाए। अगर आप पढ़ते हो अखबारों में तो प्रतिवर्ष 30, 40, 50 बच्चे हमारे सुसाइड करते हैं। यही पढ़ाइए। बच्चा जो कोटा में पढ़ता है उसका फीस तो लगता ही है, खर्चा कितना पड़ता है। और अगर यहीं होगा, पढ़ेगा, बचेगा। ये सब संभव है। और देखिए, जो 5 चीज हो जाएगा उसमें वो क्या है? शिक्षा। अच्छा, हम तो इस बात को बार बार कहते हैं, हमारे पिताजी तो स्कूल के शिक्षक थे, और अगर हम नहीं पढ़े होते तो आपके सामने माइक पर बोल रहे होते, सवाल ही नहीं उठता है। इस गांव से पढ़ करके हम IAS अफसर बन गए। तो ये देखिए, पहले हम लोग का जो शिक्षा का स्तर था, अब देखिए साइंस कॉलेज। हम एक दिन बोल रहे थे प्रसाद जी को, हमने कहा देखो नीतीश बाबू साइंस कॉलेज में पढ़े, हम भी साइंस कॉलेज में पढ़े, आप भी साइंस कॉलेज में पढ़े हो। हम लोग सब साइंस कॉलेज में पढ़ करके अपना मुकाम हासिल किया। और आज क्या हो गया साइंस कॉलेज को? कहाँ क्या हो गया? हम नीतीश बाबू को ही बोले थे, मैं बता दूं आपको, मुझे बड़ी पीड़ा हुई थी। ये था 2005 का चुनाव चल रहा था, सुन लीजिए, हमारी आदत है। नीतीश बाबू का चुनाव था तो मैं तो रहता था उनके साथ में, अफसर था। मैं चला गया कि जरा देखें साइंस कॉलेज में बच्चे पढ़ते क्या। क्योंकि साइंस कॉलेज में पढ़ा था तो मैं रहता था कैवेंडिश हाउस में, तो उसका सबसे अच्छा हॉस्टल था। तो मैं गया अपने कमरे में 19 नंबर में। 18 नंबर में एक RN रवि साहब, आप जानते हैं गवर्नर हैं, पालीगंज के हैं। RN रवि साहब तमिलनाडु में गवर्नर हैं, हमारे सीनियर थे, हमको बड़ी मानते थे। 18 नंबर, मेरा 19 नंबर। वो IPS में गए, मैं बाद में IAS में आया। तो आप ये समझिए कि भाई उस समय का जो स्तर था, साइंस कॉलेज का जो स्तर था, हम लोग एक नहीं, हम लोग साइंस कॉलेज से 54 लड़के हम लोग पहुंच गए पटना कॉलेज हिस्ट्री पढ़ने, और 54 में से 52 लोग IAS कंप्लीट कर गया। सोचिए जरा, बिना कोचिंग किए, बिना ट्यूशन पढ़े हुए। ये कहाँ था जी? बिहार में ही था ना। आज क्या हो गया? तो हम नीतीश बाबू से बोले थे कि भाई मैं जब गया उस हॉस्टल में, तो जानते हैं, सुन के देख के मुझे बड़ी पीड़ा हुई। जब मैं उस कमरे में गया 19 नंबर में, तो हम देखे बच्चे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई चलो भाई क्या पढ़ रहे हो। मैं बताऊं, मैं तो मुझे इतनी पीड़ा हुई। वो कहा जी तैयारी कर रहे थे। हमको लगा हम लोग UPSC की तैयारी करते थे, IAS की तैयारी करते थे, हम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? तो ये शिक्षक की बहाली होना। साइंस कॉलेज का कैवेंडिश का लड़का अगर शिक्षक की बहाली के लिए तैयारी कर रहा है तो किसी सबूत की जरूरत नहीं है कि जिस कमरे में रह करके हम लोग IAS की तैयारी करते थे, IAS बनते थे, उनके बच्चे शिक्षक की तैयारी। कितना खराब लगा होगा। उसके बाद मैं चला गया पटना कॉलेज बगल में, वहीं मैं हिस्ट्री ऑनर्स किया था। वहाँ जैक्सन हॉस्टल में मैं रहता था 34 नंबर कमरे में। वहाँ भी गए तो लड़का देखा खाना बना रहा है कमरे में। हम कहा तू खाना बना रहे हो, मेस नहीं चलता क्या? तो
तो कहा मेज चलता है सर, लेकिन समय पर खाना नहीं मिलता। सोचिए तो बस, वो बच्चे भी क्या कर रहे हैं, हमें क्या पढ़ रहे हो बाबू, हम लोग इस कमरे में बन के आइए सब बने, वो भी शिक्षक की उसकी तैयारी कर रहा है। हम जा करके नीतीश बाबू को बोले, क्योंकि उस समय मुख्यमंत्री वो नहीं बने थे, 2005 का था उस समय। हमने कहा अब आप बताइए, आप भी साइंस कॉलेज में पढ़े, हम भी साइंस कॉलेज में पढ़े, आप न्यूटन में रहते थे, मैं कैवेंडिश में रहता था, न्यूटन से एक ऊपर था कैवेंडिश। हम भी गए, हम हॉस्टल में, लड़का लोग क्या तैयारी कर रहा है, शिक्षक बनने की तैयारी कर रहा था। इसके लिए साइंस कॉलेज का कैवेंडिश हॉस्टल है, इसके लिए पटना कॉलेज का जैक्सन हॉस्टल है, जो सबसे अंतिम आपका होता था। तो ये था स्तर। तो देखिए जन स्वराज का क्या है कि हम लोग जो हैं शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाएंगे और विश्व स्तर का जो हम लोग शिक्षा यहाँ बिना पढ़े लिखे कुछ होना, जरा बता दीजिए, कुछ होना है। और आज हम लोग का तो आप लोग का समय निकल गया, लेकिन आगे वाले में बच्चे हैं, जरा जान लीजिए। ये मैं बार बार बोलता हूं तो कई लोग हमसे कहते हैं आप क्या कह रहे हैं। ये देखिए अब इतना एडवांस हो गया है, इतना एडवांस हो गया है कि 5 साल के बाद आप देखिए कितना परिवर्तन होगा कि कहना संभव नहीं। और ये सही बात है कि जो 1981 के बाद पैदा लिए उनकी उम्र कम से कम 135 साल होगी। नोट कर, कहेंगे कि 135 साल रह के करेगा क्या साहब, यहाँ तो 60 साल के बाद कोई काम ही नहीं रहता है। आप समझिए जब देश आज़ाद हुआ था आज से 70 से 75 साल पहले 32 साल उम्र था, आज 70 साल हो गया। हम जब 135 बोलते तो लोगों को विश्वास नहीं होता होगा। कोई कैंसर से नहीं मरेगा, डायबिटीज नाम की चीज नहीं रहेगी, तो बीमारी कहां से होगा जी? मरेगा कैसे? एक्सीडेंट से। मरेगा कैसे? सुसाइड करके। बीमारी से लोग नहीं मरेगा। आप कहिएगा क्या बात बोल रहे हैं यार, सुन लीजिए, याद करिए आप लोग, कुछ जो पूरे पुराने लोग हैं, 1966-67 में अकाल पड़ा था, याद करिए। हम लोग पढ़ते थे स्कूल में 3रा क्लास में, शाम में, जबकि हम तो एक अच्छे घर के बेटे थे, हमारे पिताजी भी शिक्षक थी, हम लोग खेती अच्छी थी, हम लोग भी शाम में कटोरा लेके जाते थे स्कूल और दलिया या विलायती दूध खाते थे। समझ लीजिए, भूखमरी इतनी बड़ी समस्या थी पूरे दुनिया में और बिहार में 1942-43 में इसी पंजाब में, बंगाल में 60 लाख लोग भूख से मर गए थे। इसी 66-67 में कई लाख लोग पूरे देश में मर गए थे, बिहार में भी लोग मरे थे। लेकिन आज जरा बता दीजिए, जमीन तो कम गई, क्योंकि जहां हम लोग आज भाषण दे रहे हैं ये हमारा धन खेती था, यहां तो मकान मर गया, जमीन कम गई। लेकिन आप लोग इतना परिश्रम करते हैं, किसान, जमीन की उत्पादकता इतनी बड़ी है कि आज देश में कोई भूखे नहीं मरता है, न भूखे सोता है। कोई सोचा था 67 में कि भूखमरी भी दूर हो सकती है? भूखमरी दूर हो गई ना। अकाल 67 के बाद से नहीं पड़ा, पड़ता भी है तो कहीं न कहीं सिंचाई की व्यवस्था हो जाती है। तो 3 ही चीज से लोग मरते थे, बीमारी से, अकाल से और भूख से। तो अकाल पर तो कब्जा हो गया, भूख पर भी कब्जा हो गया, कोई बीमारी बची। तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से विज्ञान की तरक्की हो रही है, 5 से 10 साल होते होते लोग बीमारी से नहीं मरेंगे। तो जब बीमारी से नहीं मरेंगे तो उम्र लंबा होगा ना, तो उम्र लंबा होगा तो क्या करिएगा? मक्खी मारिएगा। यहीं पर आता है कि लोगों को इस प्रकार की शिक्षा दीजिए। देखिए शिक्षा से क्या होता है, शिक्षा एक ज्ञान के लिए देते, कहते हैं ज्ञानी है, शिक्षित लोग ज्ञानी करते हैं ना। उसके बाद आप स्किल, इंजीनियर क्या है, स्किल है उनके पास, डॉक्टर क्या है, स्किल है उसके पास। तो ये सब चीजों का जब ज्ञान होगा
तो रोजगार के तो अपने अवसर पैदा होंगे। और एक बात जान लीजिए, चिंता मत करिए, जब मगध का साम्राज्य था तो कहाँ कहाँ शासन करते थे? कांधार से लेकर के हम लोग कंबोडिया तक थे, जान लीजिए। अंग्रेज तो बाद में आया, पहले हम लोग थे। और आगे भी मैं बता रहा हूं, नोट कर लीजिएगा, कोई बोलेगा ना मैं ही बताऊंगा। आगे जो समय आ रहा है ना, आप लोग सब चीज में जापान जापान का नाम लेते रहते हैं, सैमसंग मोबाइल देखते रहते हैं, कोरिया का देखते रहते हैं ना। हालत क्या है जरा सुन लीजिए। मैं एक बार यहां बोल चुका हूं, आपके जितने बेटी बेटियां हैं, जो बड़े लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनके पोते पोतियां, नाती नाती, सबको पढ़ाई। जो आगे समय है मैं बता रहा हूं क्या है। दुनिया के जो बड़े बड़े विकसित देश हैं, वहां आबादी मनुष्यों की घट रही है। जापान का नाम लेते हैं ना, जापानी खेती, जापानी सब चीज। जापान में आप सोचिए, हस्बैंड वाइफ दो तो हुए, तो कम से कम 2 बच्चे तो होने चाहिए। जापान में एवरेज 1 बच्चा हो रहा है, एक। आप सुनिएगा, 50 साल के बाद जापान में आदमी कम दिखेगी काम करने में। तो जापान में आदमी नहीं रहेगा तो आदमी कहां से जाएगा? बिहार से ना जाएगा। हंसने की बात नहीं, सीरियस बात है, ये सही बात है। यहाँ लोग क्या कहेंगे, अरे फलानमा के तो 4 बेटा है, तेरा खाहिल नहीं मिलेगा। अरे उसी को खाने के लिए मिलेगा क्योंकि दुनिया में आबादी इतनी घट रही है। आप सब लोग नाम सुने स्विट्जरलैंड का, फिल्म देखते हैं भाई स्विट्जरलैंड है, बड़ा सुंदर है। वहाँ तो और आबादी बहुत कम रही है। इस सैमसंग वाला जो साउथ कोरिया है, वहाँ 2 हस्बैंड वाइफ को बच्चा कितना होता? आधा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी ताकत भारतवर्ष की क्या है? आज 142 करोड़ लोग जो, एक समय था ना कि लोग कहता था कैसे खाएगा, खा भी रहा है ना, भूखे कोई नहीं मर रहा है। और आगे आने वाले समय में भारत तो भारत, बिहार का जलवा भी पूरे दुनिया में रहेगा। और ये जलवा होगा कैसे? ये शिक्षा के माध्यम से। आज आप जानते हैं, पहले आप लोग पढ़ते होंगे तो कैलकुलेटर होता था, उसके बाद कंप्यूटर आया, उसके बाद सुपर कंप्यूटर आया, और अभी आप देखते हैं, अभी 2 सितंबर से 4 सितंबर तक दिल्ली में देखे ना, एक बड़ा भारी दुनिया के लोग इकट्ठा हुए थे। उसमें आप देखे होंगे कि भारतवर्ष में बना हुआ जो आप लोगों का चिप है ना मोबाइल में, पहली बार भारत में अब जाके चिप बना भी बड़ा साइज का। अब आप समझिए कि जो गाड़ी चलती है ना, जिस गाड़ी से आप लोग आए होंगे, एक एक गाड़ी में 100 चिप रखते, और वो सब चिप कहाँ बनेगा? वो बिहार में बनेगा। कैसे कैसे बनेगा? बनाने के लिए क्या चाहिए? बालू। बिहार में बालू कमी है क्या? कहता था ना कि बिहार में बालू है, आलू, और वो नाम ले लेता था लोग। आप समझिए कि बालू, और उसके बाद जो देखिए सबसे जरूरी है, ये नोट करिएगा, अब दुनिया को न तेल चाहिए, अभी कुछ दिन चाहिए, न गैस चाहिए, न डीजल चाहिए। अब पेट्रोल डीजल गैस का जमाना बीते दिनों की बात होने जा रही है। और चलेगा किस चीज से? तो हाइड्रोजन से। और सब पढ़े लिखे लोग हम लोग हैं। हम लोग जो पढ़ते थे केमिस्ट्री में, तो जल होता था H2, उसको सिर्फ इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से कर करके हाइड्रोजन को निकाला जाएगा। जितनी गाड़ियां हैं, जितनी फैक्ट्रियां हैं, वो सब चलेगा हाइड्रोजन से। अब पानी बिहार में कितना है जी? पानी है, पानी है। तो आपको ऊर्जा के लिए सऊदी अरेबिया पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हम लोग अभी जो रसिया से मंगा रहे हैं तेल, जकरा ट्रंप दिन भर आंख दिखाते रहता है, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास इतना पानी होगा, इतना हाइड्रोजन बनाएंगे,
कि अपना बिहार ही नहीं, देश नहीं, बल्कि बाहर भी हम लोग उसको सप्लाई करें। और एक बात आपको और बता देते हैं, आप स्टील को देखते हैं ना, लोहा कितना ताकतवर है, लकड़ी से कितना ताकतवर है, उससे भी बड़ा बड़ा ताकतवर चीज यहाँ आने जा रहा है। आप समझिएगा, आप लोग सब, हम लोग जो पढ़ते हैं, बच्चा में पढ़ते थे तो हम लोग पेंसिल से लिखते थे ना, जिसको हम लोग कट पेंसिल बोलते थे, लकड़ पेंसिल बोलते हैं। उसमें क्या रहता है काला वाला, जरा समझिए चीज, वो ग्रेफाइट है, देखते ना पेंसिल से। अब पूरी दुनिया जो है, समझिए इस बात को, इतना भारी भारी जहाज आप देखते हैं ना, इतना बड़ा बड़ा बुलेट प्रूफ सब गाड़ियां बनती हैं तो कितना भारी रहता है। अब ये जो सब पढ़ने वाले हम लोग सब लोग हैं, ये जो ग्रेफाइट से एक ग्राफीन बनेगा और इतना पतला होता है कि आप आंख से नहीं देख सकते, नंगी आंख से, और वो इतना ताकतवर होता है कि आपका जो स्टील है उससे 200 गुना ज्यादा ताकतवर। आप समझिए कितना पतली चीज है वो। तो आगे ये सब चीजें, खारा पानी है, समुद्र पूरा है। आप गडकरी जी को जानते हैं, अपने मिनिस्टर साहब, दिन भर सोचते रहते हैं, और हमसे कह रहे थे कि आप सिर्फ देखो, चारों तरफ समुद्र से घिरे हुए हैं, लेकिन उस पानी को हम लोग पी नहीं सकते। तो वो बड़ा इस चीज़ों में उनका रिसर्च रहता है। हमसे बोले कि जानते हो, अभी मैं समझा रहा हूँ, लोगों को समझे में नहीं आ रहा, हमके सर समझने में समय लगता है। जिसकी हम बात बोले ना ग्राफीन का, इससे जो खारा पानी समुद्र का है वो भी मीठा हो जाए। आप जब समझिए कि समुद्र का पानी जब मीठा हो जाएगा, तो आप देखते होंगे ना कि कभी आप दिल्ली से ट्रेन में पानी भर करके जाता है तमिलनाडु, और जब समुद्र का पानी खारा है, उससे जब मीठा हो जाएगा तो सिंचाई के लिए और पेयजल के लिए पानी कभी हिंदुस्तान में तो नहीं। तो आगे जिस प्रकार का रिसर्च होने जा रहा है, ये जब बैटरी आप लोग लगा रहे हैं ना, आजकल इसमें भी बैटरी लगा है, ये 1 घंटा में खत्म हो जा रहा है। ये अब बैटरी आने वाली है लिथियम की। आप मोबाइल अभी चार्ज में हम लगाते हैं तो लग जाता है 1 घंटा, 2 मिनट में चार्ज हो जाए। अब 5 दिन तक चार्ज नहीं करना पड़ेगा। ये सब साइंस कर रहा है। तो इस साइंस जब कर रहा है तो करेगा कौन जी? करेगा तो अपने हमारे बच्चे ना। तो जिसकी मैं चर्चा किया कि अपने बच्चे को अब जो हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस सब पढ़े, वो तो पढ़ेगा ही, लेकिन आगे आने वाला समय जिसकी मैंने चर्चा की, हम लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोगों में बुद्धि है। आप स्टार्टर को दबाते हैं तो पानी देता है, लेकिन अब ऐसा आने वाला है आर्टिफिशियल आदमी कि वो अपने आप दिमाग लगा कर देगा। तो इसका फायदा भी होगा, नुकसान का तभी पता नहीं। लोग कंप्यूटर आया था, लोग कहते थे कि भाई रोजगार ही नहीं मिलेगा, कितना रोजगार मिलेगा। तो हम लोगों को अपनी जो मैं बात, जिस बात को मैं इतना बोला आपसे, वो शिक्षा पर मैंने बोला कि आपकी सरकार जब आएगी तो ककहरा भी पढ़ाएगी, ABCD भी पढ़ाएगी, लेकिन साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भी पढ़ाई करेगी कि हमारे बच्चे आगे चल करके कहीं भी किसी भी क्षेत्र में किसी से पीछे नहीं रहे, बिहारी सबसे आगे दिखे, क्योंकि हमारे पास बुद्धि है। तो चलिए, बोलने का तो बहुत है, बोलेंगे हम लोग, लेकिन अंतिम बात, मैं तो बहुत खुश हुआ। इसलिए मैं खुश हुआ कि आप लोग इस मौसम में भी, इस बरसात में भी पूरे दमखम के साथ आए, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। और एक बात मैं बता दूं, सीक्रेट, मैं बचपन से जिसको कहते हैं मेघराशि हूँ, करें क्या? हमारा जितना भी शुभ काम आज तक हुआ है, हम आपको कहेंगे तो हंसीएगा। मैं दिल्ली में पोस्टेड था, बाराबंकी का मैं DM था। तो वहाँ मैंने जिस ये एक वहाँ सोच लोगों की थी
कि कलेक्टर साहब अगर एक कोल्ड स्टोरेज का उद्घाटन करते हैं तो 1 साल के बाद दूसरा कोल्ड स्टोरेज उसका बन जाता है। जो भी रहा होगा, उसको लगा कि नहीं, हम तो दिल्ली थे कि साहब से कराते हैं 2 कोल्ड स्टोरेज तो हमारा बन गया है, इस बार करेंगे तो 4 को तो बन ही जाएगा। वो आया 1 जून, आप जानते हैं 1 जून तो जनरली बारिश नहीं होती, उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल नहीं। हमने कहा तुम क्या बात कर रहे हो यार, 1 जून को कोई मतलब इतनी गर्मी है? कहा नहीं सर यही दिन तारीख निकला है। हम प्लेन से आए लखनऊ, इतनी गर्मी मत बताइए। हम पहुँचे गाड़ी से जगह पर, व्यवस्था भाई कोल्ड स्टोरेज 2 था, बना रहा था। अरे साहब जो बारिश हुई, मैं हम क्या बताएं। हम बोले कि बताइए, हम तो कभी नहीं सोचते कि आज भी बारिश हो जाएगी। और आपको मैं बता दूं, हमारे गांव वाले यहाँ बैठल हैं, बहुत लोगों को तो याद नहीं होगा, हमारा शादी जब हुआ था ना, इतनी बारिश हुई कि पूरा का पूरा सेमेना पानी में रह गया। तो देखिए आप लोग आए और ये बारिश के बावजूद आप लोग आए, तो ये आपका जज्बा दिखाता है और आपके जज्बा को हम सलाम। और जब इतनी दूर आ गए हैं और आपकी बेटी है, आपकी बहन है, जिसका जो एज है उसके हिसाब से है, और मैंने लता से तो नहीं कहा कि देखो तुमको एक एक गांव जाके एक एक घर जाना, जब जाइएगा तब आपको पता चलेगा कि ज़मीन पर क्या है। और मुझे बहुत ख़राब लगा जब हमको एक बार नहीं कम से कम 10 बारी बोली है कि अपना गांव सबसे अच्छा गांव। हमने कहा हमारा गांव बताइए साहब, कहाँ से अच्छा हो गया? तभी बताई कि जो स्थिति है गांव, कारण और कुछ नहीं। देखिए मैं बता दूँ, ऐसा नहीं है कि नीतीश बाबू की मनसा गड़बड़ है, मैं तो उनके साथ रहा, लेकिन जो उनकी तबीयत खराब हुई ना, स्वीकार करना पड़ेगा। किसी चीज़ का मॉनिटरिंग नहीं करिएगा। बताइए जरा, आपको खेत जोतवाना है, ट्रैक्टर में तेल है कि नहीं है? अगर ट्रैक्टर में तेल भी है, अगर आप नहीं ध्यान दीजिएगा तब पर ड्राइवर कहेगा जी ना तेलवे नहीं है, कहिएगा ठीक है भरवा लो यार। आप चले गए कहीं, जोतने ही नहीं गए, लेकिन अगर आप दिन भर मोबाइल से पूछिएगा तुम पहुंचे खेत में कितना चार्ज किए हो, कहेगा नहीं कि मॉनिटरिंग कर रहा है। भय होगा। 2005 से 2010 हम उनके साथ थे, जितने भी लोग थे उनमें भय भी था, क्योंकि रेगुलर हम लोग मॉनिटरिंग करते थे। तो प्रशासन होता क्या है, प्रशासन में तो हम रहे ही है ना, मॉनिटरिंग अनुश्रवण ही मेरे है। अब नीतीश बाबू अनुश्रवण कहाँ से करेंगे? जब कहता है ना कि जब मालिके गायब है तो हर बहा तो इधर उधर चला ही जाएगा, उसको क्या मतलब है? इसीलिए जिस भी दफ्तर में जाते कैसी लूट मची हुई और किसानों की पीड़ा हम यही देखते हैं। हमारे गाँव वाला सब परेशान है, रोज बेचारा अपना वो देख रहा है कि हमारा ज़मीन का क्या लिखल है, गर मजरुआ है कि आम है कि काफ है, केकर ज़मीन है, क्या ज़मीन है। मैं बता दूँ, ये मैं बता दूँ आप, बिहार में बहुत कम लोगों को, और ख़ास करके मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा था कि आपको तो बिल्कुल राजस्व का कोई ज्ञान नहीं है। सही बात है, ये कोई गलत नहीं है, जानिएगा तभी ना। सब चीज़ का सब ज्ञान ही नहीं हो सकता। हमसे कहिएगा ट्रैक्टर चलाना, हम ट्रैक्टर चला पाएंगे? तो भाई जिस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं हो क्यों छेड़ते हैं? ये तो जो आप जो है ना कि बिरनी के खोथा को छेड़ रहे हैं। भाई सबसे पहले गांव में बहुत बड़ा बड़ा जो है होर्डिंग लगाइए, गांव का प्रत्येक खाता का विवरण दीजिए कि खाता नंबर 1, इसका खातेदार का नाम क्या है, जमीन कौन सी है, कितना रकबा। पूरा गांव का लग जाएगा, सब लोग अपना अपना मिला लेगा। मान के चलिए 80 से 85% को कोई दिक्कत नहीं है। 15% में क्या दिक्कत होगी कि पता चला कि साहब तो उसमें लिखा हुआ तालाब, और उसमें वो 25 साल से मकान बना कर रह रहे हैं। तुरंत सीओ नोटिस भेजता है कि आओ हिसाब किताब करो, नहीं तो तुम्हारा घर ढा देंगे। देखिए उत्तर प्रदेश में मैं कलेक्टर था, वहाँ नियम है, चौधरी चरण सिंह ने बनवाया था इस बात कि अगर किसी इस तरह की ज़मीन पर किसी का मकान है या कोई खेती कर रहा है 12 वर्षों से, एसडीएम के कोर्ट में, एसडीओ के कोर्ट में एक
मुकदमा लगता था और एसडीओ का ये दायित्व था कि 2 महीने के अंदर गांव का सुनवाई करके उसको डिस्पोजल करता। तो सर्वे के साथ साथ सेटलमेंट भी होना जरूरी है कि अगर वो आदमी जो बिहार का ही है ना, बिहार के बाहर का तो है नहीं वो, और आप अगर किसी के पास घर नहीं है तो जमीन देते हैं घर बनाने के लिए, तो अगर आपके गांव समाज की जमीन पर वो बना लिया है, आप लोग रह रहे हैं, उसको निकालना क्या जरूरत है? सेटल करिए, कानून बनाइए। भाई कानून क्या बनना चाहिए कि जिससे लोगों को परेशानी कम से कम। आपको लगे कि नहीं भाई गांव में पानी की व्यवस्था कैसे होती, आपका काम है भाई, और भी जमीन को लेकर के उसको खुदवाइए। लेकिन जो लोग जिस जगह पर सेटल किया हुआ है उसको तो टच मत करिए, जानता ही नहीं है। अब जितने लोग गांव में जानते हो, अंचल में सीईओ के ऑफिस में मक्खी मारता था लोग, सीईओ के दफ्तर में कोई जाता था, पीडीओ साहब के यहाँ लाइन लगल है। आजकल सीईओ के यहाँ लाइन लगल है, क्योंकि रोज को जा रहा है तोर खेतवा तो ओकर नाम चढ़ा लो और खेतवा ओकर नाम चढ़ा लो। देखिए मैंने कहा है सबको कि देखिए बहुत गंभीर मामला है और जमीन से ही सबसे ज्यादा विवाद होता है, सबसे ज्यादा अपराधी सिद्ध होता है। तो इसको ऐसे छेड़ना नहीं चाहिए, इसको अभी छोड़ दी, समझे ना। इसको धीरे धीरे लोगों को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। इसकी सब जगह मीटिंग कर करके लोगों को विश्वास में। उत्तर प्रदेश में क्या होता था मैं बता दूँ, हमने नीतीश बाबू को बताया कि आज कलेक्टर में जब गांव जाता था तो वहाँ लेखपाल होता, उसका काम था इस तरह का माइक लगता था, वो पढ़ता था एक तरफ से, नाम पढ़ाए 1 2, बीच में गांव वाला खड़ा हुआ, सर हाँ बोलिए सर ये तो गुजर गए, होता है ना। गांव पूरा बैठा हुआ है, हम पूछते थे कि अच्छा बताइए गुजर गए इनका वारिस कौन है, पूरा गांव बैठा हुआ है, कोई झूठ नहीं बोले, कहेगा इनका 2 बेटा है फलना फलना या 2 बेटी है फलना फलना। सामने कलेक्टर के सामने वो पूरी की पूरी उसकी खतौनी पर उसका नाम दर्ज हो गया और उसका एक प्रतिलिपि उसको मिली। अगर जान लीजिए पूरा गांव पढ़ा लेखपाल, अब 5 से ज्यादा अगर मरा हुआ निकल गया तो लेखपाल साहब तो वहीं सस्पेंड हो गए। कानून होता है ना, ये काम सरकार का है भाई। रिकॉर्ड कौन बनाता है, रिकॉर्ड कौन रखता है, किसान रखता है, आप रखते हैं, आप कस्टोडियन हो। कलेक्टर का काम ही है। कलेक्टर शब्द कहां से आया ये जान लीजिए, जो कलेक्टर होता है ना इसका क्या काम होता था, इसका काम रेवेन्यू का था, इसका काम था मालगुजारी वसूलना। तो मालगुजारी कैसे वसूलिएगा, जमीन का पता होगा तब ना, उसकी नवैयत का पता होगा तब ना, कितना फसला है पता होगा तब ना, वो उसका कस्टोडियन होता है। तो आप मालिक हो जी, बताइए साहब, मालिक आप हो और कार्रवाई हमारा पर कर रहे हो। किसान को तो आप कागज देते हैं कि जमीन के मालिक आप हैं, जिम्मेवारी श्रीमान जी आपकी है, सरकार की। और यहाँ सब लोग समझना किसान की जिम्मेवारी है, ये सब चलने वाला नहीं है। आप लोग आश्वस्त रहिएगा, हम लोग आएंगे सरकार। और इस तरह का जो उत्पाद चल रहा है ना, इस तरह से हमारे किसानों को जो आतंकित किया जा रहा है, इसको बंद किया जाए। भाई व्यवस्था क्या होनी चाहिए कि जिनके पास चाहे, अच्छा बता दीजिए कौन गांव है जरा पता कर लीजिए, 10 बीघा खेत बचा है बता दीजिए। बाबा का था 90 बीघा, अब पोता आ गया है कट्ठा में। तो भाई आज जमीन वो नहीं है, लेकिन हाँ जमीन से एक लगाव है, जुड़ाव है, तो उसको छेड़िए मत उस तरह से, उसको परेशान मत करिए। और इसके लिए कानून बनाना इस तरह से बनाइए जिससे सबका फायदा। यहाँ क्या हुआ, हम पूछे, सरकार का मैनिफेस्टो निकलता है कि हमारी, हम बताए ना कि जन स्वराज आएगा तब 5 काम हो जाएगा। नीतीश बाबू बताए, हम तो उनके साथ रहे सब चुनाव में। 2020 के चुनाव में लिखे थे क्या कि जब मेरी सरकार बनेगी तो हम सर्वे कराएंगे, लिखे थे। किसान मांग किया था क्या भाई? देखिए, इसलिए ऐसी नीति मत बनाइए जिससे गांव में, समाज में, लोगों में तनाव हो। सरकार का दायित्व बनता है तनाव को खत्म करना, चाहे वो सामाजिक तनाव हो, किसी प्रकार का तनाव हो,
तो मैं तो देख रहा हूँ, मुझे खराब लगता है। और मैंने एक बात बता दूँ, मैंने नीतीश भाई से भी कहा था, लेकिन तब तक इनका बहुत चीज़, उस पर हम बहुत कहेंगे नहीं। अब कौन चला रहा है हमसे लोग पूछता है मीडिया वाला कि सरकार चला कौन रहा है। हम की वो अदृश्य शक्ति को हम भी नहीं जानते। चूँकि मैं बता दूं, नीतीश बाबू के साथ तो हम इतने वर्षों तक आप सब लोग जानते हैं, उनका क्या संस्कार था, क्या स्वभाव था, ये जो भी है बिल्कुल नहीं था। लेकिन शरीर आपका भी हमारा भी है, यह है ना, सबको स्वीकार करना पड़ता है कि भाई हमारी इतनी उम्र हो गई, हमारे में ये। तो भाई सरकार चलाने के लिए नहीं है, सरकार चलाना है जनता के सुख को बढ़ाने के लिए, दुख को घटाने। और आप क्या कर रहे हो, रोज सब परेशान है, रोज दौड़ रहे, कोई बताने वाला है क्या? कोई नहीं बताने वाला। अभी हम गए थे वहाँ पर अपना सरमेरा, तो बोला कि साहब वो सीओ साहब जा रहे थे ना, तब 75,000 में ठीक हुआ था, तो पैसा कल तक नहीं मिला, तो बस वहाँ पर स्टैंड वहाँ पर वेट कर रहे थे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 50,000 लेके दिया तो चढ़ गए। आप जरा समझिए, क्या ये माने इससे बड़ा कोई समझिए वो होता है क्या कुशासन? इस तरह से कोई बात होती है क्या? तो चलिए, अपनी जब सरकार आएगी तो निश्चित रूप से देखिए, एक बात को भी समझना जरूरी, सरकार तो कोई चाहिए ना, सरकार तो रहेगी। आप जन स्वराज को वोट नहीं दीजिएगा तो दूसरी सरकार तो बनेगी, कोई ना कोई तो बनेगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि दोनों को देख लिए हैं, देखा है ना, बता रहे थे, हमारे ठीक कह रहे थे सत्येंद्र बाबू, तो भाई पिछले 40 साल से तो आप दोनों को देख लिए हैं, तो तीसरा को देखने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? और एक बात तो जान लीजिए कि कोई ये नहीं कहे कि जो तीसरा जो टीम है उसमें कोई एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो अपने अपने क्षेत्र का माहिर नहीं है। सब बोलता है, हमको लता बोल रही थी कि गांव में लोग बोला कि अरे आपकी पार्टी तो नई है, गाँवों में घुमाने वाला कोई नहीं मिले। हम कह रहे पार्टी तो कोई नहीं बनती है, सब पार्टी तो नहीं बनती है, लेकिन जितने लोग हैं भाई नाम उठा के देख लीजिए। हमें प्रशांत किशोर बताइए, प्रशांत किशोर को क्या नहीं जानता है जी? क्या नहीं जानता है? मैं 43 वर्षों से, मैं 28 साल में प्रशासन में रहा, 15 साल से मैं इधर हूँ। हमारे उदय सिंह हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, 2 बार के सांसद वो हैं, उनका पूरा परिवार है, सब रहा है, सांसद मिनिस्टर सब रहा। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई वो विदेश में कई देशों में वो एम्बेसडर है, कोई बेचा नहीं है ना। तो सब तो पढ़ा लिखा लोग, समझदार लोग हैं। अब किसी का अपना क्या है जी, सब लोग क्या इच्छा है? देखिए जान, इस बात को समझिए, जब आप बाहर जाते तो आपको एहसास होगा। मैं मिनिस्टर था स्टील का, मैं दुबई जब गया था तो मैंने सब बिहारियों को बुलाया जो उद्योगपति थे। 4 घंटा में 97 लोग आए, 97 लोग। मुझे इतनी खुशी हुई, सब बिहार का लोग। लेकिन इतना रोन, हम बोला कि साहब हम लोग बिहार जाते हैं तो हम लोग को काम नहीं होता है, उनकी पीड़ा आप समझिए। बिहार में उद्योग नहीं लगा पा रहे हैं और वो दुबई में एक से एक उद्योग लगा ले रहे हैं। तो अपने लोगों की कमी नहीं है, अपने यहाँ पैसे की भी कमी नहीं है। कमी किस बात की है? आप माहौल इस प्रकार का दीजिए, सम्मान इस प्रकार का दीजिए कि आपके लोग जो बाहर में हैं सबको अपने घर में आने का मन लगता है। बाहर लोग तो उसको बाहरी नहीं कहता कि बिहारी है। तो इसलिए देखिए, अपने पास सब कुछ है, चाहिए क्या भाई? हम लोग सब नीतीश बाबू के साथ काम किए, हम भी काम किए, प्रशांत जी भी काम किए। हम बोले कि भाई एक हम देखे थे, चल रहा था वीडियो जिसमें नीतीश बाबू बीच में टहल रहे हैं, आसपास हम प्रशांत जी हैं, खूब चलाया। कह रहे तो नीतीश बाबू को दाएं बाएं वाले ही क्या कर लेंगे? तो हमने कहा देखिए भाई, हम लोग नीतीश बाबू के साथ रहे। नीतीश बाबू का पूरा नियंत्रण अगर आज बिहार में रहता है ना, तो हम लोग का कोई अभी चांस नहीं था।
लेकिन आप भी जान रहे हैं कि नीतीश बाबू का कोई है नहीं, तो जब वो है नहीं तो हम ही दोनों ना बचे हैं जी, कौन बचा है? अरे एक तरफ प्रशांत किशोर, एक तरफ हम, तो नीतीश बाबू का बचा के है जो बता दीजिए। तो जितना भी जनता दल को साथी है, मैं सब मीटिंग में बोलता हूँ और मैं मीडिया में बोलता हूँ कि भाई आप लोग को जाना कहाँ है, हम लोग यहाँ है ही। और नीतीश बाबू ने जो बिहार के लिए सपना संजोया था, जितना वो काम को आगे लेके जाना है कि नहीं लेके जाना है, तो आगे लेके कौन लेके जाएगा? हम ही लोग लेके जाएंगे ना। इसलिए देखिए अपना मन को मजबूत कर करके, और चुनाव में एक बात मैं बता दूं, लता आपको शुरू में ही बता रही थी कि भाई 43 बूथ है और आज की तारीख में करीब करीब 35,000 से कुछ ज़्यादा वोट है। चुनाव आयोग कहीं नहीं कहता है कि 50% वोट पड़ना चाहिए, कहीं नहीं कहता है कि 90% वोट पड़ना चाहिए। आप जितना वोट डाल सकते। और ये जान लीजिए, लोगों को लगता है कि एक वोट से क्या होता है। आपको पता है ना कि हमारा हिलसा वाला पिछले बार कितना वोट से जीता था? 12 वोट से। कितना वोट से? सुदर्शन 123 वोट से। आप जरा सोच लीजिए, आपको हम बगल का बता रहे हैं, बरबीघा का और अपना हिलसा का। तो भाई करना क्या है, एक भी वोट बिना पड़े नहीं रहना चाहिए, ये संकल्प लेना है। और देखिए 43 बूथ है, हर एक बूथ पर चुनाव मैनेजमेंट के लिए कम से कम 25 लोग रखे। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इतना समझ लीजिए, जितना लोग आप लोग आए हैं, आप सबकी क्षमता में जानता हूँ। आप अपनी क्षमता का उपयोग करिएगा। तो लता आपसे क्या कह रही है कि 20,000 ना वोट है, 20,000 का ना लक्ष्य रख रही है। यह संभव है क्या? बिल्कुल संभव है। ये संभव है, इसलिए संभव है कि जो दो लोग हैं पुराने इंडिया और इंडिया वाले, उनको लोग देख चुके हैं। तो नया में उत्साह रहता है, और जहां उत्साह है वहीं पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है। जिसमें उत्साह नहीं था, निश्चिंत रहता है, छोड़ो यार, अरे इनका तो मुख्यमंत्री बन नहीं, उसको आपको नहीं भाई, एक वोट छूट गया तो जन स्वराज की गाड़ी अटक सकती है। और जब गाड़ी अटकेगी तो हम लोग का काम नहीं होगा, बल्कि फिर से वहीं पर हम लोग उसी दलदल में फंस जाएंगे। तो उस दलदल से निकाल लेना है, तो एक भी वोट घर में नहीं बचे रहना चाहिए। इस संकल्प से तो आप सहमत है ना? तब हमको बहुत नहीं कहना है। आप लोग सब लोग आए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज मैं बोलूं कि युद्ध में और चुनाव में हथियार की चिंता नहीं की जाती, समझे ना? कि पता चला कि साहब उसके पास तो बड़ा तगड़ा हथियार है, हम लठिए से निपट लेंगे, संभव नहीं। उसके पास जितना बड़ा हथियार है उससे 100 गुना ताकतवर हथियार से बढ़ना है। और ये हथियार कहाँ होता है? मनोबल। सबसे बड़ा हथियार कहाँ होता है? मनोबल। जैसे ही बाबा ने कहा ना भी कि आशीर्वाद दिए जीत गए, तो सबसे पहले जीत होती है यहाँ। जब आप लोग संकल्प ले लिए कि हम लोग अस्थाना विधानसभा जीत जाएंगे, कोई हराने वाला पैदा नहीं मिलेगा। तो ये जो होता है ना मनोबल, तो मनोबल को बढ़ाए रखना है। बाकी तो मैं कह ही दूंगा, कहा ही हूँ, तो एक चाल चलेगा तो हम लोग 11 चाल चलेगी, वो 11 चाल चलेगा तो हम 111 चाल चलेगी। अरे हम लोग किसी में कम नहीं है ना। हमारे लोग का मनोबल क्यों ऊंचा है? क्योंकि हमारा पक्ष सही है। जन स्वराज का क्या है? सही लोग, है ना, सही सोच और सामूहिक प्रयास, ये तो करना ही है। तो चलिए आप सब लोग को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़त्म करने के पहले एक नारा लगवाएंगे। और भोजन भी आप लोगों का बन गया है। एक ही समस्या है कि जो मेरा घर है जिसमें एक बार में 200 लोग बैठे हैं, तो मैं समझूंगा कि थोड़ा सा समय लगेगा।
तो उसमें अफरा तफरी भी नहीं होती। यहाँ चूँकि हमारे व्यवस्था इसलिए लिखी कि मौसम ख़राब था, नहीं तो यहाँ तो ज़्यादा लोग हो जाते, तो हमने कहने अपने घर में ही रखिए, चाहे बारिश होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो इसके बाद हम लोग भोजन के लिए जाएंगे। तो हम 2 नारा लगवाएंगे जो पार्टी का है, लगा ही रहे थे आप लोग। तो आप जानते हैं कि भाई जन सुराज का मतलब होता है जनता का सुंदर राज। तो जनता का सुंदर राज। अरे आवाज लगता है थोड़ा कम गया है क्या? बोले तो हम आप लोग का थक गए। जनता का सुंदर राज।